नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है, किंतु दैनिक जीवन एवं व्यवहार में पत्र लेखन का बहुत अधिक महत्व होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्र लेखन होता क्या है, या कहें कि इसकी परिभाषा क्या है। बहुत समय से हमने एक वाक्य सुना है, पत्र लेखन एक कला है। ये अपने आप में बहुत हद तक सच भी है। पत्र लेखन सिर्फ एक कागज पर लिखा हुआ कोई शब्द या कोई बात ही नहीं होती, बल्कि यह एक कला होती है। यह निर्धारित करती है पत्र लिखने वाले के ऊपर कि वह कितने अच्छे तरीके से अपने बातों को व्यक्त कर सकता है। वास्तव में साथियों, देखा जाए तो जो पत्र होता है वह एक मुख्य परिचायक होता है हमारी बातों का, हमारी भावनाओं का। जिस जगह पर हम जा नहीं सकते या जिस जगह पर हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, तो हमारी उपस्थिति के स्थान पर पत्र हमें प्रस्तुत करता है। और यदि कहीं पर हमें अपना अच्छी तरह से प्रदर्शन करना है या अपनी बातों को व्यक्त करना है, तो जितना अधिक हमारा पत्र सुदृढ़ और स्वाभाविक होगा, वह उतना ही प्रभावकारी होगा। साहित्य लेखन में भी पत्रों का बहुत महत्व है। साहित्य में जब हम कलात्मक तौर पे सौंदर्य के साथ पत्रों को प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे साहित्य का जो रूप और उसका प्रकार है वह बहुत ही बढ़ जाता है। पत्र से सिर्फ लिखने वाले की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती, बल्कि ये भी पता चलता है कि लिखने वाला व्यक्ति कितना सुसंस्कृत, चारित्रिक और मानसिक तौर पर दृढ़ है और उसका आचरण किस प्रकार का है। पत्र की भाषा से समझा जा सकता है कि पत्र को लिखने वाला किस स्तर का व्यक्ति होगा और उसको जिस काम के लिए उसने पत्र को लिखा है वह उसको कितने अधिक गहराई के साथ कहना चाह रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यूँ तो हम आधुनिक समय में मोबाइल प्रौद्योगिकी, संचार के अन्य माध्यमों इत्यादि के द्वारा भी अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन आज भी पत्र लेखन का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्र लेखन की जो पत्र लेखन सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द नहीं होते, अपितु उनका बहुत ही अधिक महत्व और कानूनी तौर पर उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आज भी जब कहीं पे गवाही इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, तो रिकॉर्डेड संदेशों या एसएमएस के स्थान पर पत्रों की महत्वता वहाँ पर बहुत अधिक होती है। दूरसंचार के माध्यमों ने हमें आपस में जुड़ने के लिए अवसर तो बहुत दिए हैं, लेकिन कलात्मक तौर पर और गहराई के साथ अपनी बात व्यक्त करने में पत्र का महत्व बहुत ज़्यादा है। अधिकतर सरकारी कार्यालयों या व्यापार इत्यादि तथा पारस्परिक संबंधों में भी पत्र लेखन का बहुत महत्व है। प्रभावशाली पत्र लेखन एक कला होती है जो सिर्फ
लोगों को प्रभावित ही नहीं करती, अपितु हमारा कार्य सिद्ध करने में बहुत हद तक सहायक होती है। पत्र के ऊपर लिखे गए शब्दों के आधार पर ही यह निर्धारित होता है कि पत्र पाने वाला व्यक्ति उन बातों को कितने गहराई के साथ पूर्ण करेगा। दूर रहने एवं संबंधियों के लिए कुशलता इत्यादि जानने का माध्यम भी पत्र होता है। साथ ही यह एक इतिहास के तौर पर भी अपना स्थान बनाए रखता है। पुराने पत्रों को देखकर हमें पुरानी बातों को याद करना और पुराने गुजरे हुए समय की यादों को सहेजना भी संभव होता है। आज के समय में पत्राचार का महत्व, एक अंग्रेजी में शब्द हैं, एस कीज टू ओपन चेस्ट सो लेटर ओपन ब्रेस्ट। जिस प्रकार कुंजियों या चाबियों से बॉक्स को खोला जाता है, उसी प्रकार हृदय के अंदर के पटल को खोलने के लिए पत्र लेखन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पत्र लेखन वस्तुतः दो व्यक्तियों को बीच होता है और इन दो हृदयों के बीच का संबंध प्रगाढ़ होता है। पत्राचार एक ऐसा माध्यम है जो चुप रहकर भी अपने अंदर की सारी भावनाओं को व्यक्त करता है। रिश्तों में पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, इस प्रकार के संबंधों की यह नींव को सुदृढ़ करता है। अब हम देखेंगे कि एक अच्छे पत्र की क्या विशेषता होती है या किस प्रकार का होना चाहिए एक पत्र को, जो कि अच्छा पत्र या प्रभावी पत्र कहा जा सके। परीक्षा इत्यादि में अनेकों बार प्रश्न आते हैं कि एक पत्र लिखिए जो फला फला से संबंधित हो। तो हम सिर्फ इस बात को देखकर कि हमें पत्र लिखना है तो कुछ भी लिखाते हैं, लेकिन हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा पत्र लेखन अधिक से अधिक प्रभावी दिखाई देगा और कार्य करेगा। सबसे पहली बात आती है भाषा शैली। जो पत्र की भाषा शैली होती है वह बहुत ही सटीक और मधुर होनी चाहिए एवं बातों को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर न लिखकर स्पष्ट लिखना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। साथ ही हमें यह ज़रूर देखना चाहिए कि यदि हमने कोई शब्द लिखा है तो उसका कोई और अर्थ तो नहीं निकल रहा है। दूसरी बात है विचारों की सुस्पष्टता। पत्र लिखने से पहले लेखक को अपने विचार निर्धारित कर लेने चाहिए कि वह क्या लिखना चाह रहा है, और साथ ही इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वह अपना अधिक से अधिक वह बनावट तो नहीं कर रहा है या वह बनाकर बातें तो नहीं कह रहा है। साफ शब्दों में और जितना कहना है उतना ही लिखना चाहिए। तीसरी बात आती है संक्षेप और संपूर्णता की। पत्र को जहाँ तक हो सके ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम बहुत लंबे वाक्य लिखेंगे तो पता चलेगा कि जो बात हमें सामने व्यक्ति को बतानी है वह ना जानकर वह अन्य बातों को ही सोचने लगे और अन्य बातों में ही उलझ जाए और जो हमारे पत्र लिखने का मूल उद्देश्य वह खो जाए। साथ ही यदि हम बार बार एक ही बात को दोहराएं तो यह भी समय को नष्ट करने वाली बात होगी। सारी बातें, सारे घटनाक्रम एक के बाद एक क्रम से लिखने चाहिए, जिससे कि पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति किसी बात पे गुमराह न हो। चौथी बात होती है प्रभान्वित। पत्र का पूरा असर पढ़ने वाले पर पड़ना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें पूर्ण रूप से संबोधन इत्यादि को व्यक्त करना, कहाँ पर नम्रता से बात करना है, कहाँ पर संबोधन सही सही करना है और कहाँ पर
ऊंचाई और गहराई बातों की हमें व्यक्त करनी है। अगली बात आती है जो पत्र होता है उसकी सजावट या उसकी सुंदरता। तो जो कागज़ हम प्रयुक्त करते हैं लिखने के लिए उसे बहुत हद तक अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने से अर्थात है कि वह मुड़ा हुआ, खराब, पुराना या फटा हुआ इस तरह का नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें पत्र को अच्छे से बनाना चाहिए। उनमें लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। विराम, हलंत इत्यादि का प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए। उसमें जो दिनांक इत्यादि है, अभिवादन है, साथ ही जो शीर्षक है वह भी सही तरीके से लिखना चाहिए। सबसे अधिक आवश्यक है विषय। विषय यदि वह कोई सरकारी पत्र है या व्यापारिक पत्र है तो उसका विषय देखकर ही समझ आ जाना चाहिए कि किस संबंध में इस पत्र को लिखा गया है। पत्र को जब लिखते हैं तो लिखते समय अपने शब्दों को बहुत सटाकर नहीं लिखकर साफ साफ और दूर दूर लिखना चाहिए। यदि संभव हो तो पत्र को एक पेज में सिमटने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि विषय वस्तु बहुत अधिक है तो कागज़ को थोड़ा लंबा चौड़ा बना लेना चाहिए उसके आधार पे। अगली बात आती है जिस व्यक्ति या कार्यालय के लिए पत्र लिखा जाए उसके अनुसार शिष्टाचारपूर्व शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में अपने भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। साथ ही ये कोशिश करनी चाहिए कि पत्र की भाषा सरल और सभ्य हो। पत्र लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पत्र जो है वो हमारी प्रस्तुति करता है कहीं पर। तो यदि हम स्वयं वहाँ पर प्रस्तुत होकर अपनी बातों को रखें तो जिस प्रकार से शिष्टतापूर्वक हम बात करेंगे उसी प्रकार की भाषा का पत्र होना चाहिए। पत्र में बेकार की बातों को न लिखकर सिर्फ मुख्य विषय को ही लिखना चाहिए। यदि हम पत्र में किसी को अपनी बातें समझा रहे हैं तो हमें छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। लंबे लंबे और ऐसे गहरे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसे समझने के लिए हमें शब्दावली को देखना पड़े। जब भी हम पत्र लिखें उसे लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने पर वो समझ आता है कि पत्र सही है या गलत है या इसमें सुधार की कोई आवश्यकता है। पत्र में यदि बहुत सारे विषय हैं या कई बातों को कहना है तो उन्हें अलग अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। एक ही साथ में लिख देने पर अलग अलग विषय के बातें अपनी गहराई खो देते हैं। यदि हमने अलग अलग अनुच्छेदों में बातों को लिखा है तो यह भी ध्यान रखें कि उन्हीं विषय को बार बार हम न लिख दें। एक पैराग्राफ एक बात के लिए काफ़ी होता है। औपचारिकता एक सीमा तक ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत अधिक विस्तार करके इस प्रकार नहीं कर देना चाहिए कि औपचारिकता में ही हमारा सारा शक्ति नष्ट हो जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा आवश्यक बात है या जो तथ्य है जो हमें सामने वाले व्यक्ति को बताना है तो उसे सबसे पहले लिखें। और साथ ही आखिरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो ना तो कठिन भाषा का प्रयोग करें और ना ही गलत शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग पत्र में करें। अब हम देखते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। वस्तुतः पत्रों को दो प्रकार से बांटा जाता है, औपचारिक पत्र या सामाजिक पत्र और औपचारिक पत्र। अर्थात जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स, वो सामान्यतः घर परिवार, दोस्तों इत्यादि को लिखे जाते हैं। और जो औपचारिक पत्र हैं जिनकी विशेष भाषा शैली और लिखने का विशेष तरीका होता है उनको सरकारी कार्यालयों या व्यापारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र या सामाजिक पत्र।
इस प्रकार के पत्र जो होते हैं वह घर परिवार, मित्रों, सगे संबंधियों इत्यादि के बीच किया जाता है और यह उस प्रकार के पत्र होते हैं जिन्हें हम घरेलू कार्यों इत्यादि के लिए उपयोग करते हैं। इसमें माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों इत्यादि से उनका हालचाल और निमंत्रण इत्यादि देने हेतु लिखा जाता है। पत्र लेखन प्राचीन काल से ही समाज की विचारधारा के बीच में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चूँकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह किसी भी प्रकार से अपना संबंध और अपना व्यवहार समाज और मित्रों, परिवार के बीच बनाए रखता है और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है पत्र। आज से 30-40 साल पहले जब हमारे पास मोबाइल इत्यादि टेक्नोलॉजी का उतना अधिक विकास नहीं हुआ था, तो उस समय पत्रों की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी और लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पत्र व्यवहार होता था। आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी के कारण जो हमारे पास तंत्र आ गए हैं और हमारा वार्तालाप आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है, लेकिन जो प्राचीन समय में पत्र इत्यादि के द्वारा लोगों का आपस में संबंध बना रहता था, वह गहराई आज के समय के साधनों में भी नहीं है। आज भी यदि आप किसी को पत्र लिखते हैं तो वह एक अलग ही अपना प्रभाव दिखाता है। दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र। ये पत्र उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जिनका आपस में कोई निजी संबंध नहीं होता। यह सिर्फ कामकाज या व्यापार के संबंध में लिखा जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ा अंतर औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बीच ये है कि अनौपचारिक पत्र ज़्यादा से ज़्यादा भावनाओं और संबंधों को ध्यान में रख के लिखे जाते हैं, जबकि औपचारिक पत्र अर्थात फॉर्मल लेटर जो व्यापारिक कार्यों में यूज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा संक्षिप्तता, स्पष्टता और पूर्णता होती है। इनमें हमें बहुत ध्यान रखकर पत्र को लिखना पड़ता है कि इनका प्रभाव हमारे कार्यों एवं व्यापार पर पड़ता है। औपचारिक पत्रों को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला प्रकार वो है जो सरकारी, अर्ध सरकारी या व्यावसायिक संदर्भ में लिखा जाने वाला पत्र। इसमें वस्तुतः जो कार्यकलाप होते हैं जो हमारे बाहरी जीवन जैसे सरकारी कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बिजली विभाग, कलेक्टर कार्यालय इत्यादि संस्थानों या व्यापारिक संस्थानों जैसे दुकान या पुस्तक वगैरह प्रदान करने वाले प्रकाशक, इनके बीच इनके लिए जो पत्र लिखा जाता है वो होते हैं। जो दूसरा प्रकार है ये सामान्य जीवन में प्रस्तुत होने वाले पत्र होते हैं, जिसमें शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण, शोक संवेदना, पूछताछ पत्र, शिकायती पत्र, समस्या मूलक इत्यादि को लिखे जाते हैं। ये पत्र आते हैं। ये विविध क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम औपचारिक पत्रों को उनके लिखे जाने वाले स्थान के आधार पर बांटेंगे तो ये 2 प्रकार के होंगे, व्यापारिक पत्र और सरकारी पत्र। व्यापारिक पत्र व्यापारियों के बीच सामान खरीदने बेचने इत्यादि से संबंधित करके लिखे जाते हैं, उन्हें व्यापारिक पत्र कहते हैं। और दूसरे जो होते हैं सरकारी पत्र, जो कि सरकारी कार्यकलाप हेतु सरकारी कार्यालयों के बीच या आम जनता के साथ सरकारी कर्मचारियों या अफसरों को लिखने वाले होते हैं, या स्कूल कॉलेज में प्रधानाध्यापकों और प्राचार्य इत्यादि को लिखे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि पत्र के कितने भाग होते हैं, अर्थात जब हम पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पत्र को कैसे लिखना है। जब भी हमारे सामने कोई ऐसा दृश्य आता है कि हमें कोई पत्र लिखना है तो सबसे पहले हमें निर्धारित करना पड़ेगा 4 चीज़ों को। पता और दिनांक, कि जो लिखने वाला है उसका पता क्या है और संबंधित दिनांक क्या है।
संबोधन और अभिवादन शब्दावली का प्रयोग। तीसरा है पत्र की सामग्री। और चौथा है पत्र की समाप्ति और निर्देशक और हस्ताक्षर। तो सबसे पहले देखेंगे कि पता और दिनांक क्या है। यदि पत्र लेखक सरकारी कार्यालय या कहीं आपसी पत्र व्यवहार के लिए पत्र लिख रहा है तो उसे संबंधित दिनांक लिखना पड़ेगा और साथ ही तिथि लिखना पड़ेगा। यदि हमें किसी परीक्षा इत्यादि में पता और दिनांक पहले से ही दिया गया है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उस पता और दिनांक का प्रयोग करें। दूसरा है संबोधन तथा अभिवादन। पत्र लिखते हुए जब हम किसी भी व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमें संबोधित करना पड़ेगा कि हम जो सामने वाला व्यक्ति है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसे क्या संबोधन दें। जैसे सामान्यतः जो उपयोग होने वाले संबोधन हैं पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, प्रिय, प्रियवर या मान्यवर। इस प्रकार के संबोधन होते हैं जो कि पत्र के शुरुआत में होते हैं। जैसे प्रिय जो संबोधन है वह अपने से छोटे के लिए, अपने बराबर के लिए और अपने घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए किया जाता है। उसी प्रकार यदि हम औपचारिक तौर पर या किसी कार्यालय इत्यादि में पत्र लिख रहे हैं या किसी माननीय को पत्र लिख रहे हैं तो मान्यवर, प्रिय महोदय, महोदया, प्रिय श्री, श्रीमती, सुश्री, नाम या उपनाम, प्रिय का नाम या जी इत्यादि लगाएंगे। और अनौपचारिक पत्रों में महोदय और महोदया संबोधन के साथ पत्र का प्रयोग करेंगे। साथ ही स्नेह, शुभाशीष, आशीर्वाद जैसे अभिवादनों का प्रयोग करेंगे। यदि हम अपने से छोटे, जो हमारे से उम्र में छोटे हैं, उनको यदि हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसका प्रयोग करेंगे अनौपचारिक पत्रों में। और औपचारिक पत्रों में इस प्रकार का विवरण जैसे आशीर्वाद इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये कार्यालयीन पत्र होते हैं। अभिवादन शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगना चाहिए। जैसे पूज्य भाई साहब, सादर प्रणाम, प्रिय विवेक, प्रसन्न रहो। इस प्रकार से एक अच्छे सामाजिक पत्र में सौजन्य, सिद्धता, शिष्टता हेतु इस प्रकार के अभिवादनों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे कि यदि मान लीजिए हमने पिताजी को पत्र लिखा तो हम लिखेंगे पूज्य पिताजी प्रणाम। अंग्रेजी में तो सभी के लिए माय डियर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु हिंदी में यह विस्तृत तौर पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तौर पे किया जाता है। शिक्षक या गुरुजन को यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय, श्रद्धेय जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। वक्तव्य के पूर्व संबोधन, अभिवादन और वक्तव्य के अंत में अभिनिवेदन, ये तीन चीज़ें प्रयोग करते हैं। तो अभी हम देखेंगे संबोधन, अभिवादन, अभिनिवेदन क्या होता है। ये अलग अलग होता है। जैसे संबंध, मान लीजिए पिता पुत्र है, पिता ने पुत्र को पत्र लिखा तो संबोधन जैसे पुत्र का नाम अनिल है तो कहेंगे प्रिय अनिल। अभिवादन करेंगे शुभ आशीर्वाद और अंत में जो पत्र है उसमें लिखेंगे तुम्हारा शुभाकांक्षी। उसी प्रकार यदि पुत्र पिता को पत्र लिखता है तो सबसे पहले जो ऊपर में वो लिखेगा पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, और पत्र के अंत में लिखेगा आपका स्नेहाकांक्षी। इसी प्रकार माता अगर पुत्र को पत्र लिख रही है तो लिखेगी प्रिय पुत्र, शुभाशीष, और अंत में लिखेगी तुम्हारी शुभाकांक्षी। इसी प्रकार पुत्र यदि माता को पत्र लिख रहा है तो सबसे ऊपर में रहेगा पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम, और अंत में रहेगा आपका स्नेहाकांक्षी। इसी प्रकार यदि दो मित्र आपस में पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय भाई या मित्र, या नाम लिखेंगे प्रिय रमेश ऐसे इत्यादि, प्रसन्न रहो, और अंत में आदि तुम्हारा अपना नाम लिखेंगे। इसी प्रकार यदि गुरु शिष्य को पत्र लिख रहा है तो
वो लिखेंगे प्रिय कुमार शुभाशीर्वाद, और अंत में लिखेंगे तुम्हारा सत्यसी या शुभ दिन तक। इसी प्रकार शिष्य यदि गुरु को पत्र लिख रहा है तो लिखेगा श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव सादर प्रणाम, और अंत में जो अभिनिवेदन है या जहाँ पे हस्ताक्षर किया जाता है वहाँ पे लिखेंगे आपका शिष्य। इसी प्रकार दो अपरिचित व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे को ठीक तरह से नहीं जानते, तो संबोधन बड़ा छोटा वह नहीं जान पाएंगे, इसलिए लिखेंगे प्रिय महोदय सप्रेम नमस्कार, और अंत में लिखेंगे भवदीय। यदि अग्रज अपने अनुज को अर्थात छोटा भाई अपने बड़े भाई को पत्र लिखेगा, बड़ा भाई छोटे को पत्र लिखेगा तो लिखेगा प्रिय सुरेश शुभाशीर्वाद तुम्हारा शुभाकांक्षी। इसी प्रकार यह अगर अनुज अग्रज को पत्र लिख रहा है तो पूज्य भैया या भ्राता जी प्रणाम, और अंत में लिखेगा आपका स्नेहकांक्षी। इसी प्रकार यदि एक स्त्री किसी पुरुष जो कि वह अपरिचित है, अच्छी तरह से पहचानती नहीं, तो वो लिखेंगे प्रिय महाशय, और इसमें जो प्रणाम नमस्कार इत्यादि नहीं रहेगा, और अंत में रहेगा भवदीय। इसी प्रकार पुरुष अगर स्त्री को पत्र लिख रहा है तो वह लिखेगा प्रिय महाशय और अंत में भवदीय। इसी प्रकार पति पत्नी के बीच अगर पत्र लेखन होता है और पति पत्नी को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय या प्राणादि के शुभाशीर्वाद और अंत में तुम्हारा सत्यसी। इसी प्रकार पत्नी यदि पति को पत्र लिख रही है तो वो लिखेंगी मेरे सर्वस्व या प्राणाधान सादर प्रणाम, और अंत में लिखेंगे आपकी स्नेहकांक्षणी। इसी प्रकार यदि छात्र अपने प्राध्यापक या गुरुदेव को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे मान्य महोदय प्रणाम, और अंत में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। और अब हम देखेंगे कि जो पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है पत्र की सामग्री। अभिवादन के बाद हमें पत्र की सामग्री को लिखना होता है जिसमें हम अपनी पूरी बातों को रखते हैं, और इसके आधार पर ही यह तय होता है कि हमारी बातें जो हम पत्र में कहना चाह रहे हैं वह कैसा होगा और उसका क्या प्रभाव होगा। पत्र की समाप्ति के बाद अपने स्वनिर्देश और हस्ताक्षर लिखने होते हैं, जो पत्र को लिखने वाले के ऊपर निर्धारित करता है कि वह सामने वाले व्यक्ति के आधार पर क्या लिखे, जैसे तुम्हारा, आपका, स्नेही, आपका आज्ञाकारी, शुभचिंतक, विनीत इत्यादि। साथ ही अपना हस्ताक्षर इसमें करना होता है जिसमें अपना नाम और पदनाम पूरा लिखकर अपना परिचय भी देना होता है, जिससे पत्र पाने वाले को अच्छी तरह से समझ आ सके कि पत्र किसने लिखा है। अब हम देखेंगे कि जो कार्यालयीन पत्र होते हैं उनमें शुरुआत और अंत में विशेष तौर पे बने हुए शब्दों को लिखा जाता है, और साधारणतः पत्रों की भाषा एक समान होती है। इनके बीच के शब्द तो बदल जाते हैं लेकिन शुरुआत और अंत वस्तुतः एक समान ही होता है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएंगे, जैसे इसमें शुरुआत जो होगा पत्र का उसमें लिखेगा आपके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में हम आपकी जानकारी हेतु सूचित करना चाहते हैं कि, इसके बाद के शब्द पत्र के विषय सामग्री पे निर्भर करेंगे। इसी प्रकार जो अन्य पत्र होंगे उसके जो शुरुआत के शब्द होंगे इस प्रकार होंगे आपके पत्र संख्या खाली स्थान दिनांक की खाली स्थान विषय वस्तु नोट कर ली गई है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है, हम आपका ध्यान हमारे पत्र क्रमांक दिनांक की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहते हैं कि। इसी प्रकार जो अन्य शुरुआत होंगे पत्र के वो इस प्रकार होंगे, विनम्र निवेदन है कि, यह सूचित किया जाता है कि, इसके बाद के शब्द विषय वस्तु पर निर्भर करेंगे, हम सहर्ष सूचित करते हैं कि। इसी प्रकार सूचनार्थ निवेदन है कि हमें आज आपका दिनांक खाली स्थान का पत्र प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत द्वारा आपने। इसी प्रकार कृपया हमारे पत्र क्रमांक दिनांक पर दिए गए पृष्ठांकन का अवलोकन कीजिए और शीघ्र पुष्टि कीजिए।
इसी प्रकार आपने अपने पत्र क्रमांक दिनांक में उल्लेख करते हुए अनुरोध किया है कि तदनुसार हम आपको सूचित करते हैं, या इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि। इसी प्रकार आपके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में हमें यह कहना है कि, अगला जो उदाहरण है वह आपके सहयोग की अपेक्षा करते हुए सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त विषय में पुनः अनुरोध, निवेदन, निर्देश सूचित किया जाता है कि, या प्रमाणित किया जाता है कि, इस प्रकार से। इसी प्रकार आपका दिनांक पत्र संख्या प्राप्त हुआ। एक अन्य उदाहरण है, हम आशा करते हैं कि आप उपरोक्त विषय विवरण इस विभाग कार्यालय को अविलंब व्यक्तिगत रूप से इतने दिनों में भेजने की व्यवस्था करेंगे। या कृपया दिनांक के अपने पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा आपको सूचित किया गया था कि। इसी प्रकार आपके उपयुक्त पत्र के संबंध में प्राप्त दस्तावेजों को इस पत्र के साथ पुनः वापस किया जा रहा है। या हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि। इसी प्रकार हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सदा की तरह हमें आपका सहयोग मामले में मिलता रहेगा। अन्य उदाहरण जो है, इस कार्यालय को श्री का पत्र क्रमांक दिनांक प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु या अवलोकनार्थ संलग्न है। हमें सखेत सूचित करना पड़ रहा है कि अनेक अनुसमारकों के बावजूद भी आपने उपरोक्त जानकारी हमें प्रेषित नहीं की है। हमें खेद है कि हमारे पत्र दिनांक और के अनुस्मारकों के बावजूद आपकी सूचना और रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित दस्तावेज विवरणी इस पत्र के साथ भेज रहे हैं या संलग्न हैं। हम आशा करते हैं कि आप विषय वस्तु की ओर अविलंब ध्यान देकर यथाउचित कार्यवाही करेंगे। कृपया हमारे पत्र संख्या दिनांक का अवलोकन करें एवं मामले की जानकारी देते हुए। इसी प्रकार हम एतद द्वारा उच्च अधिकारी समीक्षा बैठक की पृष्ठभूमि में कागजातों की एक प्रति आपको सूचनार्थ भेज रहे हैं, भेजी जा रही है या प्रेषित की जा रही है। एक अन्य उदाहरण है, आपके उपयुक्त आवेदन पत्र के संबंध में सूचित किया जाता है कि संलग्न फॉर्म को यथाविधि पूर्ण कर भेजें तथा और आगामी कार्यवाही के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें। यदि किसी को हमने फॉर्म भेजा है और वह पूर्ण नहीं हुआ है या भेजा जाना है तो लिखेंगे, आपके उपयुक्त आवेदन पत्र के संबंध में सूचनार्थ निवेदन है कि कृपया संलग्न फॉर्म यथावत पूरा करके भेजें तथा आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें। हमें देखने में आया है कि, इस प्रकार शब्द प्रयोग करते हैं। अन्य जो है वह उपरोक्त संशोधन को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप इस पत्र की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करके उसे वापस भेजें। आपसे अनुरोध है कि हम आपको कई बार यह स्मरण दिलाते रहे हैं कि। एक अन्य है, उपरोक्त संबंध में हम आपको यह सुझाव देना चाहते हैं कि, या अलग दृश्य पर यह होगा, हमें विदित हुआ है कि इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आपको परामर्श दिया जाता है कि, या आपको आदेश दिया जाता है कि। एक और इसका उदाहरण है, हमें सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। या कहें, हमें आपको सूचित करते हुए हर्ष होता है कि, फिर इसके बाद विषय वस्तु रहेगी। यदि किसी कर्मचारी संबंधित पत्र है तो उसका जो शुरुआत होगा इस प्रकार से होगा, हम विषयगत कर्मचारी के संबंध में निम्नलिखित कागज या विवरण प्रेषित कर रहे हैं। या अगर कोई सूचना कार्यालय के द्वारा भेजी जा रही है तो लिखा जाएगा, हमें आपको यह सूचित करते हुए हर्ष है कि।
या अगर किसी कार्यालय में किसी बात के लिए प्रार्थना की जा रही है तो लिखा जाएगा निवेदन है कि। अगला है, यदि कहीं से कोई पत्र वगैरह मंगाना है तो लिखा जाएगा कृपया अपनी संसूचनाएं टिप्पणियों सहित मामले के पूरे पत्र व्यवहार की फाइल भेजने का कष्ट करें। इसी प्रकार हम आशा करते हैं कि आप विषय वस्तु की ओर अविलंब ध्यान देकर उचित कार्यवाही करेंगे। इस प्रकार के संबोधन का प्रयोग किया जाता है यदि कहीं पर कोई काम नहीं हुआ है और हमें थोड़ा गहराई के साथ उससे बात करना है तो ये लिखना पड़ेगा, हमें सखेत सूचित करना पड़ रहा है कि, या खेद है कि हमारे अनेकों पत्र के बावजूद आपने, इसके बाद विषय रहेगा जिसमें किसी कार्य को करने हेतु तो उनसे अनुरोध किया जाएगा कड़े शब्दों में। यदि किसी कार्यालय को कोई पत्र का पालन करवाना इत्यादि है तो लिखा जाएगा कृपया हमारे परिपत्र ज्ञापन क्रमांक खालिस्तान दिनांक में निहित निर्देशों अनुदेशों का पालन करने का सुनिश्चित करें। इसके बाद आता है कि पत्र का अंत जो होता है वो कार्यालयीन पत्र जो है उनमें किया जाता है जब, तो उसमें कहा जाता है कृपया मामले को अति आवश्यक समझें, या कृपया संलग्नकों की पावती दें, आपके सहयोग की अपेक्षा में, या आपके सहयोग की प्रार्थना करते हुए, या सदैव उत्तम सेवा का आश्वासन देते हुए। इस प्रकार इस उपरोक्त संबंध में आपके द्वारा शीघ्र कार्यवाही की हम अपेक्षा करते हैं, या पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए। साथ ही यदि किसी कार्यालय से पावती मांगना आवश्यक है तो लिखेंगे आखिर में कृपया पावती भेजें, या कृपया इस विषय पर ध्यान दें तथा शीघ्र कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित को यदि सूचना दिलवाना है तो उसको साथ में ही उल्लेखित किया जाता है पत्र के अंत में, निम्न को उनकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। या अगर कहीं फाइल इत्यादि मंगाना है तो कृपया अपनी संसूचनाओं टिप्पणी सहित मामले के पूरे पत्र व्यवहार की फाइल भेजने का कष्ट करें। साथ ही हम आशा करते हैं कि आप विषय वस्तु की ओर अविलंब ध्यान देकर यथोचित कार्यवाही करेंगे। इसी प्रकार कृपया इस प्रकार की सूचना नियमित रूप से प्रति मास अविलंब भेजने की व्यवस्था करें, या कृपया पुष्टि करें, कृपया इसे आवश्यक समझें, आपकी अगली सूचना की प्रतीक्षा में। और यदि कोई बात या कार्यवाही की बात नहीं है तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया जाता है। अब हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कार्यालयों को पत्र लिखा जाता है तो वो किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे यदि किसी का बिजली बिल बहुत अधिक आ गया है और वो विद्युत कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, क्योंकि ये प्रार्थना की जा रही है कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल रायपुर। इसके बाद हम लिखेंगे विषय, तो विषय में हम लिखेंगे कि क्यों हमने पत्र लिखा है। तो इसमें लिख रहे हैं अत्यधिक राशि के बिलों के संबंध में पत्र। फिर जिनको पत्र लिखा गया उनको लिखेंगे महोदय, मैं गत 4 वर्षों से महोबा बाजार में रह रहा हूँ। मैं नियमित रूप से बिल का भुगतान भी करता हूँ। भुगतान किए गए सभी बिल मेरे पास सुरक्षित हैं। औसतन मेरे घर का बिल 800 रुपये प्रति माह आता है। इस बार यह बिल 2200 रुपये आ गया है। इसे देखकर मैं अत्यधिक परेशान हूँ। मेरे घर में बिजली की खपत के किसी भी बिंदु पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। महोदय, मुझ पर पिछली अवधि का कोई भुगतान भी शेष नहीं है। बिजली के बिलों के दरों में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः इतने अधिक बिल आने का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद व्याख्या करने के बाद अब अनुरोध लिखा जाएगा।
मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि प्राप्त बिल पर प्रोविजनल बिल लिखा हुआ है। बिना मीटर रीडिंग के भेजे गए इस अत्यधिक राशि के बिल का भुगतान करना मेरे लिए संभव नहीं है। कृपया संशोधित बिल भेजें ताकि मैं समय पर भुगतान कर सकूं। इसके बाद लिखेंगे अगले पैराग्राफ में, आशा है आप मेरे अनुरोध पर शीघ्र विचार करेंगे। इसके बाद धन्यवाद देते हुए आज का दिनांक लिखेंगे और अपना नाम और पता लिखते हुए उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद एक अन्य पत्र है जो अनौपचारिक पत्र है। जैसे मान लीजिए माता जी को पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर में अपना पता लिखेंगे कि पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है। उसके बाद लिखेंगे परम पूज्य माता जी, चरण वंदना। कल आपका पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। घर में सब सकुशल है। आपने पत्र में मुझे लिखा है कि मैं पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लूं, क्योंकि आज के परिवेश में अतिरिक्त क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने आपके निर्देशानुसार अपने विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नामांकन करवा दिया है तथा तैयारी भी आरंभ कर दी है। सहपाठियों से भी मेरा अच्छा संपर्क स्थापित हो गया है। मेरी पढ़ाई भी ठीक प्रकार चल रही है। दिव्या को मेरा बहुत बहुत प्यार तथा पिताजी को सादर प्रणाम। आपका प्रिय पुत्र विवेक वर्मा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अनौपचारिक पत्रों में विषय का आवश्यकता नहीं होता। साथ ही इसमें जो भाषा शैली है वह एवं इसके भावार्थ वह बहुत गहरे होते हैं। इसी प्रकार एक पत्र है, जैसे मान लीजिए छुट्टी के लिए प्रिंसिपल महोदय को पत्र लिखना है, तो सबसे ऊपर में लिखेंगे सेवा में श्रीमान मुख्य प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका, विद्यालय का नाम लिखेंगे और स्थान लिखेंगे। इसके बाद हम विषय लिखेंगे कि किस संबंध में पत्र लिखना है, तो लिखेंगे बीमारी के कारण छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। फिर लिखेंगे महोदय या महोदया, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का जिस भी कक्षा है उसका कक्षा का छात्र हूँ। कल रात में मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे अगर कोई बीमारी पता है तो उसका नाम लिखेंगे और डॉक्टर ने मुझे कितने दिन आराम करने के लिए कहा है उसे लिखेंगे। जिसके कारण विद्यालय में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे तारीख, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक छुट्टी चाहिए उसको तक का अवकाश प्रदान करें। इसके बाद वर्तमान दिनांक लिखेंगे और नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम और कक्षा। इसी प्रकार जब किसी बच्चे का माता पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है और वो दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाने लगते हैं, तो उन्हें स्कूल में अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देना पड़ता है। तो उसके लिए लिखा जाता है, जैसे सेवा में ऊपर लिखेंगे मुख्याध्यापक या प्राचार्य और स्कूल का नाम। उसके बाद लिखेंगे विषय कि किस विषय में पत्र लिखा गया है, जैसे शाला त्याग प्रमाण पत्र की प्रदान करने हेतु आवेदन। लिखेंगे श्रीमान जी या मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक बैंक में नौकरी करते हैं। इस महीने उनका तबादला पानीपत हो गया है। मेरा परिवार अब पानीपत जा रहा है, इसलिए मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। कृपा करके आप मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। और साथ ये भी लिखेंगे मैंने स्कूल की समस्त शुल्क एवं पुस्तकें जमा कर दी है। इसके बाद लिखेंगे दिनांक और आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या संपदा वर्मा और कक्षा 11वीं, ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार यदि प्राचार्य महोदय से निर्धन छात्र सहायता कोष से सहायता के लिए पत्र लिखेंगे, तो ये पत्र कक्षा शिक्षक के माध्यम से जाएगा। तो लिखेंगे सेवा में प्रधानाध्यापक, स्कूल का नाम, उसके बाद विषय निर्धन छात्र कोष से सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन
और इसमें लिखेंगे द्वारा कि ये किस माध्यम से जा रहा है। तो इसमें वर्गाध्यापक महोदय या कक्षा शिक्षक महोदय। इसका देखिए मान्यवर। सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 10वें वर्ग का गरीब विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी मेरी शिक्षा को वे नहीं जुटा सकते, इस कारण मेरी पूरी फीस माफ़ है। मैं पुस्तकें भी नहीं खरीद सकता हूँ, अतः आपसे अनुरोध है कि दीन छात्र कोष से मुझे 15 रुपये का अनुदान पुस्तक खरीदने के लिए दिया जाए। और साथ ही इसमें लिखेंगे इस दयापूर्ण कार्य के लिए मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। इसका दिनांक और आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा और रोल नंबर। इसी प्रकार एक जो औपचारिक पत्र है जो पिताजी को लिखेंगे मान लीजिए, और उसमें लिखेंगे सबसे पहले तो आप जगह लिखेंगे कि कहाँ पे आपका निवास स्थान है, उसके बाद आज की तारीख क्या है, फिर लिखेंगे पूज्य और पिताजी प्रणाम, करीब 1 महीने से मुझे आपका कोई पत्र नहीं मिला, मुझे डर है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। आप जानते हैं कि मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, मुझे प्रतिदिन 4 मील पैदल चलना पड़ता है, मुझे प्रातःकाल 9:15 से स्कूल के लिए रवाना होना पड़ता है, इसलिए मुझे सुबह अध्ययन के लिए अधिक समय नहीं मिलता। जब मैं स्कूल से लौटता हूँ तो बहुत थका हुआ होता हूँ, इसलिए मैं शाम को भी मन लगाकर नहीं पढ़ सकता हूँ। यदि मेरे पास साइकिल रहे तो मैं काफ़ी समय और शक्ति बचा सकता हूँ। मैं साइकिल चलाना अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भीड़ वाली जगह और सड़कों पर भी साइकिल चला सकता हूँ। क्या आप कृपा करके मुझे एक साइकिल खरीद देंगे? अगर आप मुझसे सहमत होंगे तो कि मेरे लिए साइकिल आवश्यक है। मैं कीमती साइकिल नहीं लेना चाहता, सस्ती साइकिल से भी मेरा काम चल जाएगा। कृपा करके मुझे, अगले लाइन में लिखेंगे, 500 रुपये भेज दें जिससे मैं एक साइकिल खरीद सकूं। माँ को मेरा प्यार, अत्यंत सादर आदर के साथ, आपका स्नेही गोपाल। इस प्रकार ये पत्र जो है वो एक पुत्र अपने पिता को लिखेंगे। इसी प्रकार एक पत्र जो है पुस्तक प्रकाशित करने वाले प्रकाशक को, यदि आपको कोई पुस्तक कहीं से मंगाना है तो यह पत्र एक छात्र की ओर से एक प्रकाशक को लिखा जाएगा। इसमें लिखेंगे सेवा में प्रकाशक महोदय, युगपोत प्रकाशन, और जगह का नाम। इसके बाद लिखेंगे महोदय, मुझे मालूम हुआ है कि आपके यहाँ से सरल हिंदी लेख नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मुझे इसकी एक प्रति चाहिए। बड़ी कृपा होगी यदि इस पुस्तक की एक प्रति वीपीपी से मेरे नाम भेज देने का कष्ट करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वीपीपी को अवश्य छुड़ा लूँगा, और धन्यवाद। इसका आपका विश्वासी राम कुमार। मेरा पता है 12/22 महोबा बाजार रायपुर, पिन कोड 492099। पत्र लेखन में आज के लिए इतना ही साथियों। नमस्कार।